brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और फायदे के फंड के इस खास एपिसोड में आज एक बार फिर आपके साथ हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जितेंद्र सोलंकी जी, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जिनके साथ हम आज जानेंगे कि फंड्स में निवेश आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरीके के फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। ये फेस्टिव सीजन है बाजार के लिए। बाजार के साथ साथ पूरे देश में त्योहार का माहौल है और बाजार भी इस समय इसी सीजन में, इसी मूड माहौल में नजर आ रहा है। हालांकि उतार चढ़ाव भी काफी ज्यादा है। तो आज ये बातचीत करेंगे हम लोग जितेंद्र जी के साथ और ये जानेंगे कि बाजार के इस मूड माहौल में आखिरकार कौन से फंड्स हैं जो आपके लिए ज्यादा मौके ला सकते हैं कमाई के। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि बाजार इस समय फेस्टिव मूड में नजर आ रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है। अगर इस समय देखा जाए तो बाजार में कभी भी गिरावट आने लग रही है, कभी भी तेजी आ जाती है। ऐसे में निवेशकों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके की उनको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर? देखिए, निश्चित तौर पे है बाजार में। अगर एक तरफ हम देखें फेस्टिव मूड है तो कमोडिटीज में काफी बाइंग होगी। सोना खरीदते हैं लोग, दूसरी कमोडिटीज खरीदते हैं। बट वहीं पे अगर देखें, ग्लोबल आउटलुक देखें तो यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट किया है, चाइना ने स्टिमुलस पैकेज निकाला है, तो ग्लोबल मार्केट अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो जब ये दोनों तरफ हम देखते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा निवेशकों को। मेरी राय में ऐसे माहौल में जो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये फेस्टिव मूड है, एक महीने का फेस्टिव सीजन है, इसके बाद हम नॉर्मल मार्केट मूड में आ जाएंगे, ग्लोबल आउटलुक के बेस पे हम देखने लगेंगे। तो ऐसे में कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो आपकी इंटैक्ट रहनी चाहिए। ये वॉलेटिलिटी आपको उतार चढ़ाव हमेशा बाजार में देखने को मिलेंगे। जी सर, बाजार में उतार चढ़ाव तो अक्सर ही देखने को मिलता है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि इस समय जो फेस्टिव माहौल है उसमें तेजी भी अच्छी खासी आएगी। लेकिन सर, अगर बाजार से भी जुड़ी बातें करें तो बेसिकली स्टॉक से हटकर अगर हम फंड्स पर आते हैं तो ये जो मूड माहौल इस समय चल रहा है उतार चढ़ाव का, इसमें कौन से ऐसे फंड्स होंगे आपकी राय में जिस तरीके के फंड्स में निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, वैसे तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड काफी अच्छी कैटेगरी रहती है और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें निवेशक निवेश कर सकता है। लेकिन उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा, कई बार बाजार में तेजी आएगी, कई बार गिरावट आएगी। अब ऐसे उतार चढ़ाव को डिपेंड करता है कि निवेशक क्या इसको देखना चाहेंगे। तो मेरी राय में वो निवेशक जो ऐसे उतार चढ़ाव को नहीं देख पाते हैं, तो मेरी राय में उनके लिए हाइब्रिड फंड जैसी कैटेगरी अच्छी हो सकती है, जिसमें कि इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। ऐसी कैटेगरीज है हाइब्रिड फंड में जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन उसमें अच्छा मिलता है। तो ऐसी कैटेगरीज हैं जो ऐसे उतार चढ़ाव से मैं कहूंगा एक निवेशक को एक सेफ रहने का मौका दे सकती हैं उनको। जो क्योंकि अगर वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करेंगे तो शायद उतना उतार चढ़ाव वो नहीं देख पाएंगे। तो जो भी निवेशक उतार चढ़ाव को नहीं देख सकते उनके लिए हाइब्रिड फंड जैसी कैटेगरी अच्छी हो सकती है निवेश के लिए। जी सर, इसी के साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार हमारे निवेशकों को जो फर्स्ट टाइम भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हाइब्रिड फंड्स थोड़ा सा अगर इलाबरेट करके समझा सकें, ये किस तरीके के फंड्स होते हैं और कैसे बेनिफिट करते हैं इन्वेस्टर्स? जी जरूर। देखिए, हाइब्रिड फंड का मतलब ही है कि इसमें हाइब्रिड है, इसमें डेट, इक्विटी या किसी और एसेट क्लास का मिक्सचर होता है। हम्म। अब अलग अलग कैटेगरीज, इसी कैटेगरी के अंदर अलग अलग तरह के हाइब्रिड फंड होते हैं। कुछ इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें इक्विटी एक्सपोजर 65% से ज्यादा होता है। कुछ डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें जो इक्विटी एक्सपोजर है वो कम होता है, डेट का एक्सपोजर बराबर हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपोजर में हाइब्रिड फंड की कैटेगरीज होती हैं। अब आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म रखना है और आप एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं लेकिन थोड़ी वोलेटिलिटी कम चाहते हैं, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जैसी कैटेगरी अच्छी हो सकती है जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर होता है। लेकिन आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं लेकिन फिर भी इक्विटी मार्केट के जो
बेनिफिट है उसको लेना चाहते हैं, लेकिन उतना उतार चढ़ाव नहीं देखना चाहते, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें 10, 15, 20% तक इक्विटी एक्सपोजर होता है वो देख सकते हैं। तो हाइब्रिड फंड में दोनों का मिक्सचर होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको बेहतर रिटर्न तो दे, लेकिन साथ ही साथ आपको एक जो वॉलेटिलिटी होता है उससे एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन की तरफ वो काम करे। जी बिल्कुल। सर अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप फंड्स की, तो स्मॉल कैप फंड्स में बेसिकली अगर हमें हाई रिटर्न्स चाहिए तो इसके लिए निवेशकों को किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? स्मॉल कैप फंड्स में सर आजकल फोकस भी काफी ज्यादा है, हमने जो इस समय का ट्रेंड देखा है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से ज्यादा हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं? देखिए, स्मॉल कैप फंड्स में चुनाव करने से पहले निवेशक को ये समझना चाहिए कि अगर आप हाई रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत हाई वॉलेटिलिटी आपको मिलने वाली है। कंपैरिजन टू किसी भी कैटेगरी, आप इक्विटी कैटेगरी को लेते हैं, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलेगी, जहां आप अगर 80% रिटर्न आप देखते हैं, या मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में आप 20%, 25, 30% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो डाउनसाइड भी आपको उतना ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसे डाउनसाइड प्रोटेक्शन, या ऐसे मैं कहूंगा कि जो डाउनसाइड है, हाई वोलेटिलिटी है, इसको आप अगर डाइजेस्ट कर सकते हैं, तभी आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कीजिए। वरना मेरा मानना है कि अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसमें मिड कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर आपका ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा आप मिड कैप रख सकते हैं, या तो स्मॉल कैप फंड में आप अलग से निवेश कर सकते हैं, या फिर ऐसे फंड्स का आप चुनाव कर सकते हैं जिसमें स्मॉल कैप भी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूडेड होता है। मसलन फ्लेक्सी कैप फंड है, या मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो इन कैटेगरीज में भी स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है। अलग से अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो पहली बार आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है बहुत ही लंबा होना चाहिए, दस हम्म। पंद्रह साल का आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम्म। दूसरा, इस स्मॉल कैप एक्सपोजर को आपको लिमिटेड वे में ही अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि स्मॉल कैप में लोग रिटर्न पे ज्यादा जाते हैं कि हाई रिटर्न है तो मैं स्मॉल कैप में निवेश करूंगा, लेकिन हम्म। वोलेटिलिटी को नहीं समझते। तो मेरी राय में निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो लिमिटेड रखिए, वरना जो है आप जो दूसरी कैटेगरीज हैं जिसमें स्मॉल कैप एक्सपोजर होता है, उसमें अगर आप रखेंगे तब भी आप स्मॉल कैप में ही डाइवर्सिफाइड कर पाएंगे। जी बिल्कुल। सर इस दौरान एक टर्म बहुत यूज हो रहा है, वो है ईएलएसएस का। तो अगर हम ये आपसे सवाल करना चाहें कि ईएलएसएस बेसिकली, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि स्पेसिफिकली ईएलएसएस है क्या, और क्या मोटा फायदा कमाने के लिए ईएलएसएस में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश रखना चाहिए? ठीक है, ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कैटेगरी बनाई गई थी 80C के बेनिफिट के अंदर। हम्म। इसमें आप निवेश करते हैं तो आपका फंड, आपका जो पैसा होता है वो 3 साल के लिए लॉक इन होता है। तीन हम्म। साल के बाद आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो होता है वो इक्विटी मार्केट्स का होता है। अब अलग ईएलएसएस फंड अलग एक्सपोजर ले सकते हैं, कोई लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर ले सकता है, कोई मिड और स्मॉल में ज्यादा ले सकता है, तो वो अंडरलाइन पोर्टफोलियो वेरी कर सकते हैं। लेकिन हम्म। ईएलएसएस बेसिकली एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ही है, लेकिन जो 80C के बेनिफिट के अंडर में बनाया गया है। अब हम्म। कंपैरिजन टू इक्विटी, अगर दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड देखें तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं। ईएलएसएस, मेरा मानना है कि अगर हम नए इनकम टैक्स प्रोविजन में जाएंगे जहां 80C बेनिफिट खत्म हो रहा है, तो ईएलएसएस का अट्रैक्टिवनेस वहां खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन जी। अट्रैक्टिवनेस इसका जो था वो सबसे कम लॉक इन था, एक तो 3 साल का लॉक इन था, और दूसरा 80C में बेनिफिट मिलता था, तो आपको इक्विटी रिटर्न के साथ मिलता था। तो जी। मेरी राय में आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में ही आप एक अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। जी बिल्कुल। सर कुछ फंड्स ने, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने एनएफओ भी हाल ही में लॉन्च किए हैं, कुछ थीमेटिक फंड्स ने एनएफओज लॉन्च किए हैं बेसिकली अगर मैं बात करूं तो। लेकिन अभी अगर बीच का माहौल देखा जाए अभी हाल ही का, तो थीमेटिक फंड्स की जो हालत है वो काफी अच्छी नजर नहीं आ रही है। थीमेटिक फंड्स में बहुत अच्छे मुनाफे भी लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत हालत जो है वो खराब नजर आ रही है। ऐसे में क्या थीमेटिक फंड्स में दांव लगाना बेनिफिशियल हो सकता है हमारे निवेशकों के लिए? देखिए, थीमेटिक फंड्स, पहली बात तो निवेशकों को समझना चाहिए कि एक पर्टिकुलर थीम पे बेस है और एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बेस है। अब हम्म। वो सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, या तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम्म। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए निवेश कर रहे हैं कि एनएफओ आया है और थीमेटिक फंड्स है, शायद हाई रिटर्न देगा,
तो मुझे लगता है वो निवेश पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि आप उस सेक्टर को समझते नहीं है। तो हम्म। थीमेटिक फंड्स का निवेश तब फायदा करता है जब आप सेक्टर को समझते हैं, क्योंकि तब आप अपना निवेश तय कर सकते हैं। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। सेक्टर कितने टाइम में रिटर्न देता है, कैसा उसका होराइजन होता है, आपको इस बात की समझ है, तो आप थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश करते हैं। लेकिन हम्म। आप मान लीजिए एनर्जी सेक्टर में निवेश करते हैं, तो आपको आइडिया है, आप या तो उस एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, या आपको उतनी नॉलेज और अवेयरनेस है कि आपको पता है एनर्जी सेक्टर फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा और किस हम्म। टाइम पे आपको एग्जिट करना होगा। तो इन सब की समझ आपको है। अगर जी। इन सब की समझ है आपको, तो आप थीमेटिक फंड में दाव लगा सकते हैं। मेरी मेरी राय में तब भी 5-10% से पोर्टफोलियो का ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ रिटर्न देके जा रहे हैं इसमें, या आप न्यूज बेस्ड जा रहे हैं, तो मेरी राय में थीमेटिक फंड से आपको बचना चाहिए। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में ही निवेश करें। जी बिल्कुल सर। सर थीमेटिक फंड्स में बेसिकली आपने कहा कि हमें बचना चाहिए, लेकिन इस समय थीमेटिक फंड्स के ऊपर काफी ज्यादा लोगों का फोकस भी है। तो अगर थीमेटिक फंड से हम हटते हैं तो क्या थीमेटिक फंड्स के अलावा कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें ज्यादा फोकस रह सकता है निवेशकों का, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे आपने अभी बताया डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, उस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे फंड्स जो आपकी तरफ से रिकमेंडेड हों कि इस तरीके के फंड्स में जो है वो थीमेटिक फंड से अलग हट करके हम फोकस रख सकते हैं। देखिए, अगर आप पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें, तो कई तरह के फंड्स लॉन्च हो रहे हैं। कुछ स्मार्ट बीटा फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, एक हम्म। पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे वो फंड्स बेस्ड होते हैं। हम्म। मेरी राय में आप जो है स्मार्ट बीटा फंड जैसी कैटेगरी को आप देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी शायद फ्यूचर में परफॉर्म अच्छा कर सकती है, हम्म। और एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा, स्ट्रैटेजी पे ही बेस्ड है। तो हम्म। वहां पर अगर आप निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है। तो थीमेटिक फंड्स को अगर मैं बचना चाहूँ, तो क्या ऐसे कौन सी कैटेगरी है जहां पे मैं निवेश करके अच्छा हम्म। रिटर्न कमा सकता हूँ और मेरे हम्म। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में वो फिट बैठेगा? तो मेरी हम्म। राय में स्मार्ट बीटा फंड जैसी कैटेगरी है, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत सारी डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हैं जिसके ऊपर फंड्स बेस्ड हैं। हम्म। आप अपनी अनुसार आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप निवेश सलाहकार की जो है आप मदद ले सकते हैं। जी बिल्कुल। सर आजकल बहुत ज्यादा चलन चल रहा है कि हम फ्यूचर प्लानिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के करते हैं। हमारा सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए कि आगे चल के हमें कब घर लेना है, कब अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज हर किसी की लाइफ में। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी है तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन से फंड्स उसके लिए बेहतर होंगे, आपसे अगर हम राय लें इसके बारे में? देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं, तो आप जब म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक आपका कोर पोर्टफोलियो होता है, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है। कोर बिल्कुल। पोर्टफोलियो आपका वो है जो आपके गोल से अलाइंड होता है, हम्म। और इस कोर पोर्टफोलियो में वो उस तरह के फंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते, जो कि कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस दे सके और आपको गोल मीट करने में हेल्प आउट कर सके। तो जैसे हम्म। लार्ज कैप जैसी कैटेगरीज है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज हैं, जिनको आप कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं, या आप थोड़ा 10-15% मिड कैप को इंक्लूड करते हैं, गोल्ड आपके एसेट एलोकेशन में आ जाता है। तो आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, लार्ज कैप, गोल्ड प्लस इक्विटी, डेट और गोल्ड, इस तरह का आप एक एसेट एलोकेशन बनाते हैं जो हम्म। आप गोल से अलाइन करते हैं। इसके अलावा एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है जहां पे आप बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं, उसमें आप मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं। तो मेरी राय में जब भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो एक कोर पोर्टफोलियो बना के चलें जो आपके गोल से अलाइन होना चाहिए, हम्म। जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करेगा। इसके हम्म। अलावा अगर आप बेहतर रिटर्न के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, और जैसा हमने कहा, अगर आपको समझ है, आप जो है इसमें निवेश अलग अलग कैटेगरीज में निवेश करके देखना चाहते हैं, तो उसको आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि आपको बेहतर रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में मिले। जी बिल्कुल। सोलंकी जी, आपने हमारे क्वेश्चंस एड्रेस किए, हमारे निवेशकों के जो कंफ्यूजन्स रहते हैं, हम इस एपिसोड में अक्सर ही अपने मार्केट एक्सपर्ट से पूछते रहते हैं, उन सबको एड्रेस करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।
तो हमारे साथ ये थे जितेंद्र सोलंकी जी, जिनके साथ हमने बात करी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। ये एपिसोड हमने आपके लिए तैयार किया है फायदे के फंड्स का, और सोलंकी जी के साथ हमने ये जाना कि किस तरीके के फंड्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कहां पर आपको कमाई करने का मौका मिलेगा, और फेस्टिव सीजन में किस फंड में दाम लगाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फायदे के फंड के इस एपिसोड में इतना ही। हम आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते फायदे के फंड के अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड थीमेटिक फंड से रिलेटेड, अलग अलग तरीके के फंड से रिलेटेड आपके सवालों को हम उनके सामने रखेंगे और आपके कंफ्यूजन्स को लेकर के उनको एड्रेस करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।